तो प्रिय छात्र छात्रा, जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया, आपके क्लास 10 के भूगोल पोर्शन को मैं शुरू कर चुका हूं। इससे पहले हमने आपको आपके पूरे सामाजिक विज्ञान किताब में कितने पाठ हैं, कितने खंड में आपकी किताब बांटी गई है, आपको किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अगले वीडियो में अपने बता दिया है। तो आज हम लोग उसी क्रम में चलते हुए अपनी भूगोल की किताब हाई स्कूल यानी कक्षा 10 के विद्यार्थियों की एनसीईआरटी भूगोल की पुस्तक जो है उसके पहले लेसन अर्थात संसाधन एवं विकास को हम शुरू करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये संसाधन और विकास क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। लेकिन संसाधन को हमको पहले पार्ट में पढ़ना है और विकास को सेकंड में, अर्थात हम संसाधन पहले शुरू करते हैं, विकास बाद में, यानी अगले वीडियो में हमको विकास के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं संसाधन। आखिर संसाधन क्या है? तो संसाधन किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। मतलब मानव जीवन में प्रयोग की जाने वाली वह हर एक वस्तु जिसको बनाने के लिए कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, वही संसाधन कहलाती है। तो हम संसाधन पढ़ रहे हैं। इस संसाधन को कितने भाग में या संसाधन को कितने प्रकार से बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। तो ऐसे आधारों को देखने के लिए हम लोग संसाधन को जब विभक्त करते हैं, यानी कितने भाग में संसाधन को बांटते हैं, तो हम मुख्यतः संसाधन को 4 भागों में विभक्त करते हैं। वो 4 भाग हमारे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा, यहाँ हेडिंग डाली गई है। पहली हेडिंग हमको पढ़ना है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधनों के वर्गीकरण का आधार, अर्थात संसाधनों का वर्गीकरण हम किस आधार पर करेंगे। तो संसाधनों का वर्गीकरण हम किस आधार पर करेंगे? तो मुख्यतः संसाधनों का वर्गीकरण हम ऐसे चित्र हमारा हो जाएगा। तो हम चित्र में क्या कैसे बनाएंगे? तो इसमें पहले हम यहाँ मानव क्या है, यानी सारी आवश्यकताएं हमारी किससे रिलेटेड है? मानव से। यानी ये हमारे भौतिक पर्यावरण या तकनीक, जो भी भौतिकी पर्यावरण होगा वो हमारी तकनीक के द्वारा ही या तकनीक के इस्तेमाल से उसमें कुछ नए नए परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे ये हमारी भौतिक अर्थात प्राकृतिक, ये हमारी प्राकृति हो गई। और दूसरी एंगल पे हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तकनीक, यहाँ क्या तकनीक का, और यहाँ पे हम संस्थाएं, मतलब हम कैसे इस्तेमाल, मानव प्राकृतिक का भी उपयोग करता है, मानव तकनीक का भी उपयोग करता है, और मानव इन संस्थाओं का भी उपयोग करता है। तो ऐसे में हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहीं से। यही हमारा संसाधन है, यही हमारा क्या है? संसाधन है। यही हमको बताता है कि संसाधन किसे कहा जाता है। मतलब हम मानव जान गए, यानी इसमें हम जान रहे कि प्रत्येक वस्तु, यानी मानव चाहे प्राकृतिक का इस्तेमाल करे, चाहे तकनीक का, चाहे किसी संस्था का, वो सब उसके क्या है? संसाधन ही कहलाते हैं। उसके क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो ऐसे में हम संसाधन को बांटते कैसे हैं? तो संसाधन को मुख्यतः, संसाधन का वर्गीकरण मुख्यतः कितने? संसाधन को 4 भाग, कितने? 4 भागों में संसाधन को वर्गीकृत किया जाता है। यानी हम संसाधन को अपने 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो 4 भाग में हम इसको वर्गीकृत
वर्गीकृत करते हैं वो हमारे 4 भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला भाग हमारा आता है उत्पत्ति के आधार पर। जैसे कोई सामान होता है, कोई जीव जंतु हो या कोई भी तकनीक हो, तो हम सबसे पहले उसकी उत्पत्ति करते हैं, यानी वो पैदा होती है, यानी उसकी शुरुआत करते हैं। जब उसकी उत्पत्ति करते हैं तो जैसे ये हमारा मान लो पेन है, तो ये ऑटोमेटिक तो बना नहीं, इसकी हमने उत्पत्ति किया। लेकिन उत्पत्ति भी 2 तरह से होती है। उत्पत्ति हम जब करते हैं तो उसको 2 तरीके से करते हैं। एक यही पेन, इसको नष्ट किया जा सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है जिसको नष्ट नहीं किया जाता, लेकिन ये पेन तो नष्ट की जा सकती है, मार्कर ये नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हम उत्पत्ति के आधार पर, यानी बनावट, जैसे उसके बनावट के आधार पर हम उसको 2 तरह से बांटते हैं। एक हमारा होता है जैव, दूसरा होता है अजैव। जैव जो होते हैं जिसमें जीवन हो, जो जिंदा होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर ऐसी वस्तुएं जो जिंदा हैं, और अजैव मतलब ऐसी वस्तुएं जो जिंदा नहीं हैं, अर्थात वो मृत हैं। ऐसी वस्तुओं को हम बांटते हैं किसमें? 2 भाग में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम कितने भाग में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। दोनों के नाम है जैव और अजैव। जैव का अर्थ होता है जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, जैसे पेड़ पौधे और जंतु। पेड़ है उसमें जीवन होता है क्योंकि पेड़ हरा होता है, तो यानी उसमें जीव है। पौधे छोटे छोटे, उसमें भी जीवन है तभी हरे हैं। और जंतु तथा मानव, मानव के अंदर भी जीवन है, हम लोग भी जैव हैं, अजैव नहीं है। तो पेड़ पौधे जंतु व मानव ये सब जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन होते हैं। अजैविक जिसमें जीवन न हो, ऐसे संसाधन जिसमें जीवन न हो, जो कि मृत हो, जो मृत हो मतलब उसमें जीवन का कोई अंश ना हो। तो जैसे मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, इसमें जीवन नहीं होता है, ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो अगले क्रम में ये तो समझ में आ गया होगा आपको। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव दूसरा अजैव, अर्थात जैविक और अजैविक। जैविक जो जिसमें जीव हो अर्थात जो जिंदा है, अजैविक जिसमें जीव नहीं है, जो जिंदा है जैसे पेड़ पौधे मानव, जो अजैविक है जैसे मिट्टी, जल और सूर्य का प्रकाश तथा वायु आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं साम्यपता के आधार पर। साम्यपता के आधार पर, यानी साम्यपता मतलब समाप्त होने के आधार पर, साम्यपता जो समाप्त हो सकता है, यानी साम्यपता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय किसके? साम्यपता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है हमारा नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय जो बार बार प्राप्त किया जा सके, जैसे उसका हम कितना भी उपयोग करें लेकिन उपयोग करने के बाद पुनः हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम जल को कितना भी उपयोग करते हैं, हम जल कितना भी उपयोग करें लेकिन पुनः हमको प्राप्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश हम कितना भी उपयोग करें हमको पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे चीज वायु है, हम कितना भी वायु उपयोग करते हैं लेकिन हमको फिर प्राप्त हो जाती है। और पौधे भी हमको, जैसे पौधे तो नष्ट हो सकते हैं लेकिन पौधों को हम फिर से लगा के प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसको हम बार बार प्राप्त कर लेते हैं वही हमारे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे, सूर्य का प्रकाश इत्यादि जो समाप्त नहीं हो सकते अर्थात। और दूसरा हमारा आता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जो बार बार प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे संसाधन जिसको हम एक बार तो प्राप्त कर लेंगे लेकिन उसके बाद नहीं प्राप्त कर पाते। मतलब एक बार अगर उसका उपयोग कर लिए तो हम फिर दोबारा उसको उपयोग में नहीं ला सकते, मतलब वो समाप्त हो जाते हैं। वो समाप्त हो जाते नहीं, हो सकते भी हैं, हो जाते हैं। जैसे
कुछ ऐसे संसाधन है जिसे मान लो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ। पेट्रोल एक बार गाड़ी में डाल के जल जाता है तो उसके बाद क्या पेट्रोल फिर से प्राप्त होता है उसी गाड़ी वाला? नहीं प्राप्त होता ना। तो ऐसे कुछ संसाधन जिनको हम एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, यानी वो समाप्त हो सकते हैं। जैसे अनविकरणीय में जो बार बार हमको नहीं प्राप्त होते वो क्या है? कोयला है, पेट्रोल है और हमारे जीवाश्म ईंधन है। कोयले को हम एक बार जला देंगे तो हम दोबारा नहीं प्राप्त करेंगे, पेट्रोल को एक बार जला देंगे तो दोबारा हम नहीं प्राप्त करेंगे। इसी तरह हम जीवाश्म ईंधनों को ही जला देंगे तो हम दोबारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे हमारा नवीकरणीय कोयला, पेट्रोल और जीवाश्म ईंधन मतलब साम्यता के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर हमको क्या मिलता है कि संसाधन को दो भागों में विभक्त किया जाता है। तीसरी हेडिंग पे हम चलते हैं, स्वामित्व के आधार पर। मतलब संसाधनों का वर्गीकरण 4 भाग में बोले थे कि 4 भागों में 2 भाग बता, तीसरा किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार। स्वामी मतलब मालिकाना, कहते हैं स्वामी मालिक, यानी स्वामित्व मालिकाना हक के आधार पर, जिसपे किसी एक का मालिकाना हक हो या किसी का भी मालिकाना हक है, यानी उस पर अपनी हकदारी जमा रहा है। तो मालिकाना हक के आधार पर अर्थात स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत वो संसाधन होते हैं, एक व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत आपको क्या होता है? व्यक्तिगत होता है जिसपे हम निजी, यानी मेरा निजी अधिकार जो होता है, जैसे मेरे पास कोई गाड़ी हो, मेरे पास जमीन है, मेरे पास घर है, तो मेरा निजी है, वो मेरा निजी है, तो मेरा व्यक्तिगत संसाधन होगा, ना कि सार्वजनिक। मेरे पास गाड़ी है तो क्या वो सबकी ग्राम समाजी थोड़ी होती है, वो सबकी नहीं होती ना, वो मेरी निजी होती है। भूमि है तो भूमि पे सबका अधिकार थोड़ी होता है मेरी, वो मेरा ही होगा ना, जिसके नाम होगा उसी का होगा। घर है, जिसके नाम होगा उसी को होगा। अर्थात व्यक्तिगत मतलब जिसके नाम से हो, अर्थात स्वामित्व के स्वामी जो मालिकाना हक के आधार पर, जिसका वो कोई स्वामी हो, उसका मतलब एक का ही हो, मतलब व्यक्तिगत निजी, जैसे कार, मोटरसाइकिल, जमीन और घर, ये हमारे व्यक्तिगत संसाधन हैं। दूसरा हमारा है सामुदायिक। सामुदायिक मतलब वो तो सामाजिक, सामाजिक मतलब होता है जो सार्वजनिक हो, उस पर किसी का भी हक होता है, किसी एक का नहीं होता, किसी एक बाप के बगौती नहीं होती है, बल्कि वो सबका होता है। जैसे आप अस्पताल में जाते हैं तो क्या अस्पताल किसी एक का, निजी अस्पताल को नहीं, सामुदायिक अस्पताल, जैसे सार्वजनिक अस्पताल गांव वगैरह पे जो सामुदायिक अस्पताल है, टाउनों में जो सामुदायिक अस्पताल हैं उनकी बात कर रहे हैं, नहीं निजी क्लिनिक की बात नहीं हो रही। तो सामुदायिक जैसे अस्पताल हुई, स्कूल हुई, प्राइमरी स्कूल और भी स्कूल हैं, तो सारे स्कूल क्या होते हैं? सामुदायिक, यानी सबके लिए होते हैं। वो भी जो प्राइवेट है वो भी सार्वजनिक है, क्योंकि वहाँ सब लोग काम कर सकते हैं, सब लोग वहाँ दवा करा सकते हैं। यानी स्कूल और अस्पताल क्या है? हमारे सार्वजनिक हैं या सामुदायिक हैं, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है। तीसरा हमारा आता है मालिकाना हक के अर्थात स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय, जो हमारे देश के लिए होता है, पूरे देश का अधिकार उस पर होता, किसी एक का नहीं बल्कि पूरे देश का। जैसे क्या होता है? सड़क हुई, नहर हुआ, रेलगाड़ी हुई और खनिज संसाधन हुए, उस पर किसी एक का नहीं बल्कि हमारे पूरे देश का अधिकार उस पर होता है। चौथा हमारा आता है राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय तो हो गया, अंतरराष्ट्रीय चौथा। अंतरराष्ट्रीय मतलब विश्व स्तर पर ऐसे संसाधन जिसका विश्व स्तर पे उपयोग किया जाता है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं महासागर, महासागर में हम लोग महासागर का स्वयं नहीं उपयोग, बल्कि जिन देशों के किनारे किनारे है सारे देश उसका उपयोग कर रहे हैं। आज देखो महासागरों के अंदर अपने देश किसी देश की सीमा से 200 किलोमीटर अंदर तक उस देश का अधिकार होता है, उस देश का अधिकार होता है। तो सारे महासागरों के किनारे किनारे जो भी देश हैं या महासागर में जो देश हैं वो उनके किनारे पे उनका 200 किलोमीटर के अंदर एक एरिया होता है, उस एरिया में कोई भी खनिज संसाधन वो निकाल सकते हैं, उनका अधिकार वहां पे होता है। तो ये हमारा हुआ स्वामित्व के आधार पर। लास्ट हमारा आता है विकास के आधार पर। विकास मतलब समझ रहे हैं आप कि हम जो विकसित कर रहे हैं, हम जो विकसित कर रहे हैं, तो हमारा क्या है? विकास के आधार पर।
तो विकास के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। विकास के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में विभक्त किया जाता है, जो क्या है? संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। संभावी मतलब जिसकी संभावना है, जिसकी संभावनाएं हैं। विकसित जिसका हम विकास कर रहे हैं। भंडार जिसके भंडार पर्याप्त है, वो खत्म नहीं हो सकते। और संचित कोष जो इकट्ठा रख उठे हैं, उसका हम अगर विधिवत ढंग से उपयोग करें तो काफी दिन तक चलेंगे, काफी दिन तक चलेंगे। जैसे संभावी जिनका विकास हो सकता है, जैसे पवन का विकास हम कर सकते हैं पवन ऊर्जा के द्वारा। सौर ऊर्जा इसका विकास कर सकते हैं, यानी बहुत सारी तकनीकियां लगा के हम सौर ऊर्जा हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, पवन से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। मतलब हम जिनका विश्व स्तर पर या देश स्तर पर जिसका विकास हो सकता है, यानी इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, वो हमारे संभावी होते हैं। जैसे नहीं कि ये संभावना व्यक्त की जा रही है, ये काम हो सकता है, मेरे द्वारा ये काम किया जा सकता है, या आपके द्वारा ये काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना, तो आप सबके द्वारा किया जा सकता है वो काम, तो संभावी होते हैं, यानी संभावनाएं बन रही हैं, ऐसा होगा। दूसरा विकसित जिनका विकास हमने अभी तक किया है, यानी जिनका विकास हमने आज तक कर लिया है। जैसे किसका किसका विकास किया है हमने? खान का विकास किया है, नहरों का विकास किया है, बांध का विकास किया है, बिजली घरों का विकास किया है, बड़ी बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झीलों का विकास किया, यानी जिनका हमने विकास आज तक किया है वो हमारी क्या होती हैं? विकसित होती हैं। जैसे खाने, बांध, नहर, झील, कृत्रिम झील आदि। तो तीसरा हमारा था भंडार, जो आज हमारी पृथ्वी पर संचित मात्रा में मौजूद है। भंडार में क्या? जो आज हमारी मौजूदा समय मेरी पृथ्वी पर मौजूद है, वो मेरा भंडार है। जैसे क्या? जल, जल मेरी पृथ्वी पर एक भंडार की तरह पूरा भरा हुआ है, तो इसका संचित कोष है मेरे पास। क्या है कि सारे महासागर भरे पड़े हैं, तो जल हमारे पास क्या है? भंडार के रूप में पड़ा हुआ है। दूसरा संचित कोष, जिसको हम इकट्ठा कर रहे हैं या इकट्ठा करना चाहिए जिसको। जैसे हम किसको इकट्ठा करें कि वो नष्ट ना हो, अगर उसको तकनीकी ढंग से उपयोग किया जाए तो नष्ट नहीं होगा, जबकि अगर तकनीकी ढंग से हटके उसको उपयोग करते हैं तो नष्ट हो सकता है। तो ऐसे में अगर वन, बांध, इन सब का, वनों का उपयोग हम अगर तकनीकी ढंग से नहीं करते हैं तो वनों का धीरे धीरे ह्रास हो जाएगा, वन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और बांधों का अगर सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो बांध भी धीरे धीरे खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में हमने संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण का जो आधार था, हमने 4 आधार पर इसको पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आपका, अभी ये पार्ट नहीं समाप्त होगा, अभी ये पार्ट 1 वीडियो आपका था, इस पार्ट का पार्ट 1 यानी पार्ट 1 था। ये संसाधन जो पार्ट है ये भी भूगोल का पार्ट 1 ही था। अब इस पार्ट के पार्ट 1 ये वीडियो आपका था। अब पार्ट 2 में आपको बताएंगे संसाधनों का विकास। अभी तो वर्गीकरण, अब अगले पार्ट में आपको संसाधनों का विकास बताएंगे। तो अब आशा करते हैं कि संसाधनों का विकास जब आपको बताएं तब तक आप ये वीडियो पढ़ चुके होंगे और आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।